आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। सबसे पहले अपना बचपन के बारे में बताइए। हाँ जी हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से। थैंक यू। बचपन की जहाँ तक बात है तो दिल्ली में पैदा हुआ था, गोल मार्केट के एरिया में। मम्मी पापा यहाँ पे शुरू से ही आ गए थे। ओरिजिनली हम छपरा बिहार से हैं, लेकिन मम्मी पापा शुरू में आ गए थे। पापा की नौकरी ड्यूटी जो थी दिल्ली जल बोर्ड में, गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी थे और दिल्ली में पैदा हुए, गोल मार्केट के आसपास बिरला मंदिर में। बाद में हम सेटल हुए वहाँ पे। और एजुकेशन शुरू में वहाँ पे हिंदू महासभा भवन स्कूल था, फिर बाद में नवयुग स्कूल, संत गिरी स्कूल था चाणक्यपुरी में। उसके बाद हम नोएडा शिफ्ट हो गए 1984-85 में, 1984-85 में। तो वहां पे ही संजय बाल विद्यालय में गए, फिर नवयुग स्कूल में गए, पेशवा रोड, गोल मार्केट। और उसके बाद 11th 12th 11वीं 12वीं मयूर विहार में, नोएडा के पास गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गए। और उसके बाद बैचलर्स स्टार्ट किया, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो है LNGP के साथ है, तो उसमें स्टार्ट किया। वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट डेंटिस्ट हूँ। और बाद में मास्टर्स करने की इच्छा थी। पापा हमेशा बचपन से ही एजुकेशन के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस, एफएसएस देते थे। उसकी अहमियत अलग है, उसकी महत्व अलग ही है। तो मम्मी पापा बहुत ही उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करने गए, जो कि बाद में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड में। फिनलैंड जो है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, इनके साथ साथ मिलके, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के साथ मिलके। तो वहाँ पे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, WHO कोलैबोरेशन सेंटर था वो, जिनीवा हेडक्वार्टर जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज किया और वहाँ पे भी ऑनर्स के साथ टॉप किए। बाद में लंदन में यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, चाइल्ड डेंटिस्ट्री, जिसमें कि हमें क्लिनिकल में काम करना था, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि डेंटिस्ट होने के बाद अगर क्लिनिक्स में काम करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम पेशेंट्स के ऊपर काम कर पाएँ। और चाइल्ड डेंटिस्ट बच्चों से स्पेशल लगाव है। तो जैसे कि बचपन में हम सुनते आ रहे थे, बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे ही एक किसी भी देश का भविष्य होते हैं। और अगर हम उनको शुरू से अच्छी आदतें सिखाएं, उनका बिहेवियर शेपिंग करें, बिहेवियर मोल्डिंग करें,
तो वो अच्छा भविष्य बना सकते हैं, और आगे चल के जब वो अच्छे रहेंगे बच्चे, तो देश का भविष्य अच्छा रहेगा, और फिर विश्व का भी भविष्य फ्यूचर सेफ हैंड्स में रहेगा। और इसीलिए मास्टर्स इन क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी लंदन से किया। बाद में ऑफर आए, जॉब ऑफर्स, तो स्कॉटलैंड में के पास एक है नॉर्थ कुम्ब्रिया यूनिवर्सिटी NHS हॉस्पिटल ट्रस्ट, तो वहाँ पे काम किया ओरल मैग्निफिकेशन सर्जन की तरह। और यहाँ पे ऑफर मिला बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से, कुवैत स्वास्थ्य मंत्रालय से, एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, चाइल्ड डेंटिस्ट की तरह। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अभी 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस पिछले जो सारे जो अभी तक एवोल्यूशन आए हैं, इवोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के 10 साल के लगातार आ चुके हैं, उसमें कंटिन्यूअस 10 साल एक्सीलेंट, यहाँ पे अरबिक में मुमताज बोलते हैं, इम्तियाज बोलते हैं, तो एक्सीलेंट इवोल्यूशन आया है, अभी इस साल का आने वाला है मार्च में। तो ये है ब्रीफली। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है, और आपका एक कहानी बहुत रोचक है। हम थोड़ा और बहुत पीछे चलते हैं। जब आप बचपन में थे तो आप क्या सोचते थे एक्चुअली डेंटिस्ट को लेके और ये हेल्थ केयर सेक्टर को लेके, और बचपन की आप क्या स्टोरी रही है बिहार में, और बिहार का कल्चर आपको कैसे हेल्प किया है एक तरह से अपना कैरियर बनाने में एज ए डेंटिस्ट? बिहार, जैसे कि हम दिल वाले दिल्ली के, तो वैसे ही बिहार भी हमारे दिल में बसता है, क्योंकि जब भी बिहार में जाते थे, या तो मामा जी की शादी में जाते थे, मामा मामी जी उस टाइम पे, या फिर चाचा चाची जी, या और भी कुछ फंक्शंस होते थे घर के, मौसी जी के, तो उनमें हम जाते थे। और जब जाते थे, एक दो बार अकेले भी गए हैं भैया के साथ में, 1987 में मैं गया था। तो वहाँ की जो पवित्रता, इनोसेंस, और जो वहाँ की जो पावनता और फ्रेश एयर, खेत खलियान, हमारे यहाँ पे ज्यादा भैंस होती थी, वो सब चीजें हैं। और जो नेचर था, पूरा वातावरण, पर्यावरण बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ तक कि जब हम उतरते थे ट्रेन स्टेशन पे, या कुल्हड़ में चाय पीते थे उस जमाने में, अलग ही मजा था। वो सौंधी सौंधी खुशबू, और जो जमीन की मिट्टी की खुशबू आती थी। मुझे याद है 1987 में जब हम गए, 1987 में भैया के साथ मैं गया वहां पे, हम दोनों सिर्फ गए थे। तो हमने कोशिश किया कि हम जितना हो सके पैदल ही चले। वहां पे ट्रेकर का सिस्टम होता था, ट्रेकर होते थे जीप जैसे, तो हम ट्रेकर ना लेके हम पैदल ही, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का था, ट्रेन वहां पे रुकी थी। अब हम सुबह सुबह ऐसे ही निकल गए, पूछते पूछते खेत खलियान से क्रिस क्रॉस होके ना वहीं पे जाने लगे। तो उससे काफी अच्छा लगा। और फिर लोगों से बात करते करते, जो जो वहां पे मिलते हैं उनसे हम पूछते पूछते चले जाते। सारे लोग बीच बीच में हमें रोकते, और उनको गांव में दूर दूर तक भी पता होता था कि फलानवा के हैं ये, फलानवा के घर जाना है। अच्छा वो उनको मालूम था कि उनके पास, अच्छा वो नाना जी के नाम से देते थे, अच्छा वो पांडे जी के घर, हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ से ऐसे से चले जाइए, तिरछे चले जाइए सीधा, खोने। और सुबह का मौसम था, और बारिश हुई थी, तो और भी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी मिट्टी की। और वहां पे जाने पे, तो अब आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर कैसे याद आया, तो वहां पे हम जाते थे, तो हम जैसे कि इंसानों से मानवता का हमने देखा वहां पे। गांव में बिल्कुल ग्रास रूट से हम उठे, तो हमने देखा वहां पे, या फिर हमने मामा मामी जी, नाना नानी जी, मौसा मौसी जी, दादा दादी जी, चाचा चाची जी, ताऊ जी, ये सब, इन सब के साथ इंटरेक्शन किया था। तो देखा हमने हर तरह के, गांव में मिल के खेलते थे सब लोगों के साथ। तो उसमें देखा कि एक अलग ही मानवता की बात थी, और सारे एक अच्छी क्लोज नेट यूनिट की तरह काम करते थे। सोशल स्ट्रक्चर, फैब्रिक इतना अच्छा था कि सारे लोग मिल बांट के खाते बैठते, खेलते कूदते से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, रोल मॉडल बनता था। तो उसमें मानवता की हेल्प करने की इच्छा जागृत होने लगी, ठीक है ना। तो 1987 में तो मैं 12 साल का होने वाला था, ओके, 12 साल नहीं हुआ था उस, तो 12 साल का होने वाला था। तो उस टाइम पे मैं अंदर से जगने लगी धीरे धीरे, और फिर क्योंकि हर तरह के लोगों से मिलना होता था, उठना बैठना होता था,
और फिर मामा जी की एक बात मुझे याद आती है, अभी तो वो हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने, वो हमेशा मेरे से पूछते थे, घर का नाम मेरा संजीव है, सुमंत है, संजीव बड़ा होके क्या बनबे थे, बड़ा होकर क्या बनोगे? तो सेवा करनी, देश सेवा, तो क्या? तो उस टाइम पे पुलिस, खासकर बिहार में पुलिस का, जैसे कि आईपीएस होते हैं, पुलिस बनेंगे, पुलिस बन के सेवा करेंगे। तो पुलिस बन के सेवा करोगे किस तरह से? तो अच्छा संस्थापन बनाएंगे, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे, ऐसे से कर करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो लगा कि और भी तरह से हम कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं। तो तरीके जैसे लगा कि हाँ, हेल्थ प्रोफेशनल। फिर जैसे जैसे 8वीं 9वीं में गए, फिर देखा कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा ज्यादा, बोटनी जोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो लगा कि ये ज्यादा मेरे लिए है। तो हमने धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ठीक है, पुलिस में भी कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ में भी कर सकते हैं। तो हेल्थ प्रोफेशन में लगाव होने लगा। फिर एग्जाम्स दिए, एंट्रेंस एग्जाम्स हुए और फिर सिलेक्शन हो। तो इस तरह से ऐसे बढ़ा। तो फॉर श्योर बिहार की मिट्टी और बिहार के लोगों के बीच में उठना बैठना था, और उन लोगों ने प्रोत्साहित किया। और फॉर श्योर ऑलवेज मम्मी पापा रोल मॉडल रहे, और भैया और छोटे भाई लोगों इनके साथ ही रहते थे। तो सबके साथ सबका अहम रोल है, अहम भूमिका है सबकी। और जब कैरियर की बात करते हैं ना, तो खास करके 10th और 12th करने के बाद एक बड़ा सा डिसीजन, एक तरह से मेकिंग का वो आ जाता, कंक्लूजन आ जाता है कि हेल्थ केयर में ही बहुत सारा ऑप्शन है। अभी बहुत लोग नीट का तैयारी करते हैं एम्स में जाने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आपने इस टाइप से क्या प्रिपरेशन किया था, खास करके मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, और क्या आपका सोच था उसमें? तो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले तो भैया हमारे रोल मॉडल थे। जैसे कि बोलते हैं कि ट्रेन होती है एक, तो एक आगे इंजन होता है। तो पापा ने तो बचपन से ही स्पेशली इंग्लिश का काफी सिखाया था। वो हमेशा सुबह सुबह आधे घंटे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़वाते थे हमसे। तो उससे इंग्लिश होती थी। और पापा ऑफिस जाते थे तो मम्मी हाउसवाइफ, लेकिन हाउसवाइफ का रोल 24 घंटे कभी भी खत्म नहीं होता है। तो उनका बहुत अहम भूमिका उनकी भी होती है, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मम्मी गिनतियां या मैथमेटिक्स सिखाती थी दिन भर। तो मतलब छोटी छोटी एग्जांपल दिया जाए कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कर करके ना। तो वो खाना बनाए तब सिखाती थी हमें, एक तरह से सॉन्ग की तरह बना के, सिंग करके। ओके, तो वो डबल ड्यूटी करती थी, घर का केयर रखती थी प्लस बच्चों का केयर रखती थी। तो इस तरह से हम घर में, जैसे मम्मी पापा ने इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये सब सिखाया और एक पैटर्न बना दिया। तो भैया रोल मॉडल इसलिए हो गए क्योंकि वो उन्होंने पकड़ा, और फिर उन्होंने मेरे को किया, पापा ने भी किया डायरेक्टली, और भैया से भी हुआ। तो भैया जब जैसे जैसे वो गए, जैसे कि भैया 12वीं के बोर्ड में गए तो मेरा 10वीं का बोर्ड हुआ करता था। ओके, तो भैया की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग थी। तो मैं उनसे सीखता था और मैं उनको हमेशा किताब अपनी पुस्तक लेके पहुंच जाता था भैया के पास। छोटा सा सवाल आया नहीं तो उनके पास पहुंच गया, पूछने लगता था। कभी कभी देखते देखते जवाब आ जाता था, कभी कभी नहीं आता था। तो भैया अच्छी तरह से बड़े पेशेंटली सिखाते थे। तो वो चंद लम्हे फुर्सत के अभी याद आते हैं। कभी कभी मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि भैया अलग कंट्री में है, मैं अलग कंट्री में हूँ, लेकिन वो प्यार मोहब्बत के जो चंद पल थे, यानी चंद लम्हे फुर्सत के, वो याद आते हैं। तो फ्लैश आते हैं सामने हमारे। वो सब चीजें बहुत अहम रोल अदा करती है। और इस तरह से घर की जो तरबियत, एजुकेशन जितना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और 4 भाई हैं और 1 बहन। तो जब भैया 12वीं में बोर्ड में थे तो मैं 10वीं में था। जब मैं 12वीं के बोर्ड में गया तो मेरा छोटा भाई वो 10वीं में गया। जब वो 12वीं में गए तो सबसे छोटा भाई जो है वो 10वीं में। तो सब बोर्ड गया। और सबसे छोटी बहन थी, वो थोड़ी सी गैप में रह गई। तो वो छोटी थी, वो बाद में थोड़ी आई। तब तक हम सारे कॉलेजेस में जा चुके थे। तो इस तरह से एक तरह से
ट्रेन जैसे होती है, ट्रेन के डब्बे, और भैया इंजन थे। और फॉर श्योर मम्मी पापा तो स्पेशल उनके गार्डियंस हैं, जो हम उन्होंने एक एक और काफ़ी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। वो चाहते तो बहुत सारे पार्टीज में जाते, बहुत सारी चीज़ें में जाते। उन्होंने बहुत सारे पार्टीज और मैरिजेस, शादियां, ये सब सेक्रीफाइस करके उन्होंने घर में अच्छी तरह से एजुकेशन दिया, तरबियत दी, एजुकेशन और ये सब इनमें काफ़ी रोल अदा किया। उससे मेरे ख्याल से हमें एंट्रेंस के टाइम में हेल्प हुआ। पापा का एक एक वर्ड याद आता है, जैसे कि वो बोलते थे कि स्कूल जाना और आना, यानी कि घर से स्कूल का रास्ता ना अपना और स्कूल से घर का रास्ता ना अपना काफ़ी नहीं होता है। घर में सेल्फ एजुकेशन जरूरी है। पापा की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब गर्मी छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी के बाद नए क्लासेस स्टार्ट होती थी, पापा हमें बोलते थे कि गर्मी की छुट्टियों में 2-2.5 महीने की जो छुट्टी होती थी उसमें सारी किताबें खत्म कर दो, फिनिश कर दो सारी किताबें, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो तुम्हारी एक तरह से रिवीजन होगी। क्योंकि टीचर्स जो हैं वो अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं हमारे, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा इंडिया का, लेकिन जब तक कि आप सेल्फ स्टडी घर पे नहीं करके जाएंगे तब तक टीचर्स का रोल लिमिटेड है। तो आप उनको हेल्प कीजिए, तो हेल्प देम हेल्प यू। तो घर से अच्छी तरह से पढ़ के जाए, खत्म कर दे गर्मी की छुट्टी में, जिससे कि जब आपकी स्टार्ट हो प्रॉपर जो क्लासेस स्टार्ट हो गर्मी की छुट्टियों के बाद, तो आपकी रिवीजन हो एंड इट विल हेल्प योर टीचर्स ऑल्सो। तो ये बातें हैं पापा की, जैसे कि ये। और प्लस एंट्रेंस के लिए 12वीं के बाद कुछ स्पेशल कोचिंग की क्लासेस ली, कुछ एक ग्रुप्स थे, उनके साथ स्टडी किया, अच्छे फ्रेंड सर्कल थे उनके साथ। जैसे कि मान लीजिए कि एक टॉपिक बोल दिया कि लेट्स से इस टॉपिक के ऊपर पढ़ के आना है, तो कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ते पढ़ते हम कभी कभी आईज में फटीग हो जाती है और ब्रेन जो है ना सैचुरेटेड हो जाता है। तो हम पढ़ा, ठीक है ना, कल हमने 5 लोगों के साथ इकट्ठे होकर बात की, तो कुछ चीजें मैं मिस कर जाऊंगा, ठीक है ना, वो दूसरे फ्रेंड को याद रहेगा। तो जब हम डिस्कशन करेंगे, बोलेंगे, तो वो बातें निकल के आएंगी और उससे जल्दी याद रहेगा, क्योंकि वहां पे हम कान से भी सुन रहे हैं। तो हम सिर्फ आंख से पढ़ नहीं रहे हैं, आंखें तो थक जाएगी पढ़ के और लिमिटेड टाइम में। और दूसरी बात, 5 ब्रेन, लेट्स से 5 फ्रेंड्स की बात करें, 5 ग्रुप में 5 फ्रेंड्स की, तो 5 ब्रेन्स आर बेटर देन 1। ओके, तो इसलिए ग्रुप में पढ़ेंगे तो जल्दी कैच होता है, जल्दी मेमोरीज भी होती है, और हर चीजों को हम याद, फैकल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कानों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन के। और प्लस हम नोट्स बनाते थे, और स्पेशली लास्ट जो, जैसे कि एग्जाम्स आने से थोड़े दिनों पहले, थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है, थ्योरी तो हम बहुत पढ़ते, उसमें उस टाइम पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, एमसीक्यूज होते थे। तो एमसीक्यूज में जब तक कि हम उनके लास्ट 5 years 10 years की क्वेश्चंस हम लेते थे, क्वेश्चन बैंक्स अपने सीनियर कलीग से, या जो सक्सेसफुल लोग होते थे, या फिर नई सड़क दिल्ली में है, बुक्स हैं, वहाँ पे सारी बुक्स मिलती हैं, तो वहाँ पे हमने 5 years या 10 years की जो पीएमटी के प्री मेडिकल टेस्ट के बुक्स, किताबें होती थी, उनके हम सारे क्वेश्चन लेते थे, और वो क्वेश्चन हम सारे अच्छी तरह से सॉल्व करते थे, अच्छी तरह से। तो उससे काफी हेल्प हुई, रियली इट हेल्प्स अ लॉट, स्पेशली लास्ट 2 महीने में बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि काफी कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और एक पैटर्न के ऊपर हमें चलने का आइडिया लग जाते हैं। तो आई थिंक ये हमारे जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, जो हमारे नाउ, और जो एस्पायरेंट्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, फ्यूचर कैंडिडेट्स, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो क्वेश्चन बैंक जरूर करें। काफी कुछ रिपीट होती है 78%, और काफी कुछ उसमें हमें पैटर्न पता लगता है, एंड देन उससे हम जल्दी कवर अप भी करते थे। क्योंकि अगर थ्योरी पढ़े ना, तो थ्योरी में बहुत वास्ट होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और दूसरी चीज हम सेचुरेटेड हो जाते हैं, और काफी कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा होती है। तो हमें सेलेक्टिव एंड स्मार्ट रीडिंग की जरूरत है, वो क्वेश्चन बैंक्स गाइड कर सकती है। तो लास्ट में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल विद ड्यू रिस्पेक्ट कैंडिडेट्स के बीच में डिफरेंस ये होता है कि किसने स्मार्ट रीडिंग की है। भले वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस पे शक नहीं है, सारे लोग इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन कभी यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बहुत कम फासला रहता है। कभी कभी डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि किसने स्मार्ट रीडिंग की है, ठीक है ना। तो ये संदेश देना चाहिए हमारे
न्यू बिल्कुल। एस्पिरेंट्स को। आपने जो एक्चुअली जब आपने एक तरह से स्टार्टिंग की थी तो आपने ये पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में की थी, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक तरह से इंडिया से बाहर जाना और एक तरह एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाती है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाती है। आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे इंडिया में कोई ऑप्शन था आई मीन मेडिकल फील्ड में स्टडी के लिए, या फिर उस टाइम कैसे आपने तय किया कि हमको लंदन जाके पढ़ाई करना है? हाँ जी, आपका सवाल अपनी जगह बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। अंदर से एक जुनून था, एक अंदर से ही शौक था कि हम फॉरेन में भी स्टडीज करके देखें, क्या वहाँ पे ऐसा है, क्या खासियत है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मौलाना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से जब BDS किया, ऑप्शंस इंडिया में थे, कंपटीशन ज्यादा था। मेरे भाई लोग अमेरिका जा चुके थे उस टाइम, एक भाई साइप्रस में थे उस टाइम, अभी वो अमेरिका में है। तो गाइडेंस यही लगा कि कहीं ना कहीं बाहर USA में, यूरोप में या UK में जाएं, जिससे कि एक बार एजुकेशन हो तो कंप्लीट एजुकेशन मिल जाए, फिर बाद में देखी जाएगी बिल्कुल कि कहाँ पे कैसे सेटल करना है और किस तरह से अपनी मातृभूमि की सपोर्ट करनी है। अलग वेज होते हैं सपोर्ट करने की, हेल्प करने की। तो अगर एजुकेशन हमारी कंप्लीट हो जाए, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जाए, तो उसके ऊपर हम अपने मातृभूमि को हेल्प कर सकते हैं अच्छी तरह से। ओके, तो अप्लाई किया अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। आई गॉट एडमिटेड इन 6 यूनिवर्सिटीज ऑफ अमेरिका इंक्लूडिंग आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। उस टाइम पे आईवी लीग के टॉप यूनिवर्सिटीज थे, तो उसमें भी एडमिशन मिल गया। टोटल 6 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया, लेकिन समहाउ वीजा नहीं मिल पाया। उनको लगा कि मैं पोटेंशियल इमिग्रेंट हूँ, जबकि मेरे भाइयों और बहनों को मिल चुका था, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। मतलब कि माय बैड लक। फिर वहां से ऑप्शन था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड का, यूरोप का, तो वहां पे चल पड़े। मैं ठीक है, कीप मूव करते रहना चाहिए। और इसमें फैमिली सपोर्ट अच्छा मिला, मम्मी पापा भाई, सारे भाई लोग और बहन, तो वहां पे मूव किए। वहां पे गए यूरोप में, तो यूरोप का और भी ओपन कल्चर है वहां पे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आए थे और उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो था ही, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स थे, नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला के फ्रेंड्स थे सारे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर इंडिया के हर एरिया से हमारे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, जिससे कि उनके साथ इंटरेक्शन करने की जो एक वो होता है ना, एक इनहिबिशन, जो बैरियर होता है ना, वो ब्रेक हो गया। ओके, तो वैसे ही हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में यूरोप के सारे थे, स्पेन के, एस्टोनिया के, लैटविया के, लिथुआनिया के, डच के, नेदरलैंड्स के, जर्मनी, फ्रेंच, ये सारे, फ्रांस के बहुत सारे थे। और यूनिवर्सिटीज भी आते थे हमारे पढ़ाने वाले, क्योंकि WHO एफिलिएटेड सेंटर था, तो उसमें WHO के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड से भी आते थे पढ़ाने हमें प्रोफेसर्स। जॉन हॉपकिंस जो है UK का, USA का टॉप, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, वहां से आते थे पढ़ाने। UK के स्टूडेंट वो आते थे पढ़ाने, नेदरलैंड्स के आते थे, तो ये सब आते थे। तो देख के लगा कि हाँ, इस लाइक एक उनके साथ कोलैबोरेशन करके, कोऑर्डिनेट करके उनके साथ उठना बैठना और उनके साथ एक्सचेंज करना नॉलेज, एक लगा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ओके, फिर बाद में लंदन में गए, तो लंदन की अपॉर्चुनिटी क्लिनिकल मिली। क्लिनिकल जो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड में किया था, वो नॉन क्लिनिकल था, वो उसमें बेसिकली पॉलिसी मेकिंग था, ओके, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन था, लीडरशिप क्वालिटी था, तो वो मिला। लेकिन जो लंदन में था, फिर मेरी यूनिवर्सिटी लंदन में, वो था क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, हम क्लिनिक में काम कर सकते हैं, उसके लिए मास्टर्स था। तो वो तो हमेशा पैशन था कि क्लिनिक में काम करना जरूरी है। रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग और ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, लेकिन क्लिनिक में भी काम करना जरूरी है। तो वो एक्सेप्ट किया और लंदन में जाके और भी कंपटीशन मिला, टफ कंपटीशन मिला। वहां पे टॉप क्रीम आई थी, तो जितना कंपटीशन मिलता है उतना ही, जितना चैलेंज मिलता है उतना ही मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल।
फिर स्कॉटलैंड में गए, वहां पे लंदन में टॉप तो नहीं आए लेकिन टॉप 3 में रहे। स्कॉटलैंड में गए तो स्कॉटलैंड में बेस्ट सर्जन मिस्टर ग्रैम पटनम थे, वो काफी तारीफ करते थे। नॉर्थ वेस्ट यूके के वो हेड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर के स्पेशलिस्ट। मिस्टर एंथोनी पैटरसन थे, बायोमेक्सिल ऑस्टियोटमी के स्पेशलिस्ट थे, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी करते थे, जॉ के जबड़ों के सर्जरी करते थे, काफी तारीफ करते थे। हमेशा मुझे सुमंत नहीं सैम बोलते थे, सैम। तो काफी तारीफ करते थे, बेस्ट सर्जन वहां पे रहा। और यहाँ पे भी कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 10 साल से एक्सीलेंट अवार्ड, एक्सीलेंट अप्रेजल में मिल गया। तो ये सब देख के मेरे ख्याल से हमारी जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। और लंदन यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर एलन बॉयड से इंटरेक्शन हुआ। वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्पेशलिस्ट है, उनके बहुत सारे बुक्स इंडिया में भी हम पढ़ते हैं, हर जगह पे बुक्स में उनका रेफरेंस लिखा होता है। तो प्रोफेसर एलन बॉयड ने अपने वर्ड से, अपने शब्दों में ही बोला है कि इंडियन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट। उनकी काफी उम्र थी, वो हमारे प्रोफेसर थे और काफी एजेड थे। 2007-8 की बात बता रहा हूँ मैं, 6 की बात, 2006 की। उन्होंने मेरे से यही बोला कि इंडियन बेसिक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो अभी भी वहां उस समय तक जिस इंडियंस को पढ़ाया है उनकी बातों से उनको लगा है। और उस टाइम पे उनके पास एक न्यूजीलैंड का पीएचडी स्टूडेंट कर रहा था, उनके अंडर पे पीएचडी कर रहा था। लेकिन उन्होंने ही, एक और प्रोफेसर थे लंदन यूनिवर्सिटी के, उनके सामने मेरे से बोला कि इंडियन बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट। तो गर्व की बात है, बिल्कुल। वी शुड बी प्राउड एक्चुअली। और इंडियन की एजुकेशन सिस्टम वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन खास कर जब मेडिकल फील्ड की बात करती है और इंजीनियरिंग में, तो लोग प्रीफर करते हैं, अगर इंडिया में भी रहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रीफर करते हैं उतना। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसकी क्या बोलते हैं, एक तरह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है वैसी, और या फिर उसकी फी बहुत हाई है तो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो खास करके जब बिहार की बात करते हैं, बिहार में उतना मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे कहाँ पे गैप रह जाता है, एक तरह से गवर्नमेंट की को बोल सकते हैं, या फिर किस टाइप से आप डेवलप करना चाहेंगे, अभी क्या चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि स्पेशली हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग जो है, इससे ये हमारे क्रीम ऑफ द सोसाइटी बनाएंगे। तो गवर्नमेंट का इसमें रोल करना, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और अगर मेडिकल की बात करें सिर्फ, तो जब नए ग्रेजुएट निकलेंगे, वहाँ से नए ग्रेजुएट्स निकलेंगे मेडिकल के या डेंटल के, वो एक इंसान की बॉडी के ऊपर काम करेंगे, यानी कि एक इंसान की बॉडी से वो डील करेंगे, एक मशीन के साथ डील नहीं करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंजीनियर्स। तो हमें ये गवर्नमेंट को ये ध्यान देना है कि जो उनके रेगुलेटिंग अथॉरिटीज जो है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रॉपर रेगुलेशन करें, देखें, और कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके, रिक्वायरमेंट्स फॉलो करके उसमें से निकल रहे हैं बाहर। और वहीं पे दूसरी तरफ पे वो एक्सेसिबल भी हो, कि उनकी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कंट्रोल किया जाए कि वो बिजनेस ना बन जाए, ठीक है, जिससे कि एक्सेसिबल हो लोग लिए। बाकी टैलेंट तो भरा पड़ा है। मुझे याद है कि हमारे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल में बुद्धा डेंटल कॉलेज है शायद पटना में, उनके भी कुछ आए थे। प्रॉब्लम ये थी कि प्राइवेट कॉलेजेस से जो आते हैं कितने सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उनकी थोड़ी सी पेशेंट एक्सपोजर, थ्योरी उनकी अच्छी होती है क्योंकि उनको थ्योरी अच्छी पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट एक्सपोजर, यानी कि पेशेंट्स का जो के ऊपर जो काम करने का जो होता है एक्सपोजर,
वो उनको शायद नहीं मिल पाता, प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। सही बोल रहे हैं आप। तो उसकी वजह से वो थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनको पेशेंट में काम करने की बारी आती है तो थोड़े से वो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इसमें भी काउंसिल, डेंटल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा कि उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर एक बनाया है। जैसे कि लेट्स से हमें लंदन यूनिवर्सिटी में क्या है, लेट्स से अगर हम मास्टर्स क्लिनिकल पीडियाट्रिक एंड डेंटिस्ट्री में है तो एक स्ट्रक्चर होता है कि एग्जाम्पल 65%, 100 में से 65% क्लिनिकल होगा, उसमें 25% उसमें रिसर्च होगा, 10% उसमें टीचिंग होगी। तो 65% मतलब वो क्लिनिकल हाथ की सफाई इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो निकलेगा तो विल बी वेरी गुड एट वर्किंग द पेशेंट्स। 25% रिसर्च का मतलब कि उनको रिसर्च की नॉलेज इतनी एडुकेट होगी कि वो एक राइटअप कर सकते हैं, एक रिसर्च बना सकते हैं, रिसर्च पेपर्स जर्नल्स में पब्लिश करा सकते हैं। और 10% इसलिए क्योंकि 10% लेक्चर इसलिए क्योंकि उसमें जो प्रोफेसर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं वहां पे, वो ये चाहते हैं कि मास्टर्स लेवल में सिर्फ वो गाइड करे हमें, यानी कि स्पून फीडिंग ना करें, आप ब्रॉड दिखा दें, हमें टॉपिक्स दे दें और उसके ऊपर सेल्फ स्टडी। क्योंकि जब तक हम सेल्फ स्टडी ना करें तब तक हमारी ब्रेन की फैकल्टी नहीं खुलेगी। हमारे अंदर जो इंट्यूटिव इंस्टिंक्टिव जो बिहेवियर है, यानी रिसर्च की बिहेवियर है, माइंड की फैकल्टी वो खुलेगी नहीं। तो वो इसीलिए 10% उसको रखा गया है कि टीचिंग में बस ब्रीफली गाइड करना होता है, एक मेंटोर की तरह। ये चीजें हैं, ओवरव्यू दिखा दिया जाता है, इसीलिए उसको सिर्फ 10% रखा गया है। उसके बदले क्लिनिकल को बहुत किया, क्योंकि अल्टीमेटली उनको रियलाइज होगा कि क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि व्हेन वी फिनिश मास्टर्स, जब हम क्लिनिकल मास्टर्स फिनिश कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्लिनिकली पेशेंट्स अच्छी तरह से इलाज कर पाए। और रिसर्च के लिए भी 25% होता है। वहीं पे दूसरी एक होती है MSc होती है, मास्टर्स इन साइंस, वो उसमें क्लिनिकल काम किया जाता है, 33 ऐसे करके बैलेंस किया जाता है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा हमारे जो मेडिकल और डेंटल काउंसिल को ऑफ इंडिया को, रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं कि उनकी प्रॉपर हो, अच्छी हो, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब कैरियर की बात करते हैं डेंटल डेंटिस्ट, तो एक्चुअली मैं एक बार सर्च कर रहा था इंटरनेट पे कि कौन सा ऐसा प्रोफेशनल है जो सबसे ज़्यादा सैलरी है उनकी। मैं एक डेंटिस्ट को एक तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले प्रोफेशनल से एक डेंटिस्ट भी आते हैं। तो एक्चुअली इंडिया में वैसा नहीं है। अगर बात करें तो बात US की करते हैं, UK की करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन इंडिया में वैसा क्यों नहीं है? और क्या करियर ऑप्शन है और क्या उस फील्ड में एक तरह से फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिल पाता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली डेंटिस्ट की जहाँ तक बात है और जहाँ पे सैलरी की बात है, तो मैंने दिल्ली में भी काम किया, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ही काम किया है। अब मैं लंदन में काम किया तो थोड़ा सा काम किया प्राइवेट में, और स्कॉटलैंड में मैं NHS ट्रस्ट था, वो भी गवर्नमेंट का था। और यहाँ पे भी मैं प्राइवेट में नहीं गया, मैं यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट में ही, बिगर एम्ब्रेला, बड़ा एम्ब्रेला, उसमें ही काम कर रहा हूँ। दूसरी बात जब पैसे की बात है, तो हमें टू बी ऑनेस्ट, हम हेल्थ केयर प्रोफेशन को पैसे के साथ जोड़ के एक उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि जब हमने डिग्री ली थी, हमने यही प्रॉमिस किया था कि वी विल सर्व द सोसाइटी, हम मानवता की सेवा करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस भी एक था उसमें। ओके, हम मानवता की सेवा करेंगे, उसके सोशल गरीब का भेद करते हुए। समहाउ कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो गए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबके लिए नहीं, कुछ ऐसे कि लेट्स से सामने किसी रिक्शा वाले का एग्जांपल, एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई, बिकॉज उसका एडमिशन नहीं हो रहा है उसमें, बिकॉज उसके पास इतना नहीं है कि उसको एडमिशन करा पाए। तो हमें ये देखना है कि हम पैसे को अहमियत ना दें और इसको पैसे से ना तोलें। उसकी वजह से क्या होता है कि
कहीं कहीं पे 5 स्टार होटल की तरह हो जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और ये नहीं होता कि उसमें हमने जैसे लेट्स से कहीं कहीं 10 कहीं के 100 बेड्स होते हैं फ्री, लेकिन वो नहीं दिए जाते, किसी तरह से पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, किसी तरह से और भी इशू हो जाते हैं, वो नहीं दिए जाते। जैसे कि लिया गया है, जमीन खरीदा गया है सरकार नॉमिनल रेट पे, और उसमें प्रॉमिस किया गया है कि इसमें लेट्स से 100 बेड्स फ्री रखेंगे गरीबों के लिए, लेकिन वो नहीं दिया जाता है क्योंकि उसमें मनी प्रायोरिटी आ जाती है या कुछ इश्यूज होते हैं, मल्टीपल इश्यूज। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मीटिंग सबके लिए नहीं जनरलाइज कर रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं तो उसमें सफर कर जाते हैं वो गरीब लोग। तो इसलिए हमें तो नहीं देना चाहिए। मैंने जहां जहां काम किया, मैं अगर मैं प्राइवेट में करता तो शायद मुझे ज्यादा सैलरी मिल सकती थी शायद, लेकिन मैंने जहां भी किया उसमें मैं पैसे को नहीं दिया, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसे का रोल नहीं होता है, इट्स अबाउट एक बिगर एम्ब्रेला। गवर्नमेंट होती है हमेशा एक बड़ी छतरी होती है, बिगर एम्ब्रेला होता है। इट्स अबाउट पे एंड द पर्क्स, इट्स नॉट अबाउट पे, इट्स अबाउट द पर्क्स। जो एसोसिएटेड उसके पर्क्स आते हैं, जो मानवता की हेल्प करने में, गवर्नमेंट जॉब में आप फ्री कर रहे हैं या नॉमिनल चार्जेस पे कर रहे हैं किसी की, और आपको जो तसल्ली मिल रही है अंदर उससे। दूसरी बात, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस इतने मशरूम कर रहे हैं, इतने सारे मशरूम कर रहे हैं कि अब बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं। और जब ज्यादा प्राइवेट, स्पेशली साउथ इंडिया में, ड्यू रिस्पेक्ट अगर हो गए हैं और पर ईयर ज्यादा डेंटिस्ट निकल के आ रहे हैं, तो उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो होनी चाहिए ना। अब वो क्या 100 मीटर या 200 मीटर 500 मीटर में आपको 10-15 डेंटिस्ट मिल गए, तो अब उसमें क्या होगा, उसमें उनके रेट्स अलग अलग होंगे। छोटा सा एग्जांपल, मेरे फ्रेंड जो हमारे साथ ग्रेजुएट किए थे मोनालिसा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जो टॉप यूनिवर्सिटीज, अभी पिछली रेटिंग जो आई थी लेटेस्ट रेटिंग में, वो इंडिया के नंबर 1 है इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने, वो हमारे जो डॉक्टर हैं, उन्होंने एक एरिया एनसीआर में खोला। उन्होंने किसी रेट पे एक का क्राउन बनाया, एक लेडी का, पेमेंट हो गई सब कुछ। 1 घंटे में वो लेडी वापस आई पुलिस के साथ, और पुलिस ने थ्रेटन किया कि यही क्राउन आपने इतने अमाउंट लिया है, अमाउंट नहीं बताना चाहता हूं, और सामने वो इतने अमाउंट में, तो आप उसको रिटर्न कीजिए वरना आपके अगेंस्ट एफआईआर होगा। अब वो मेरा फ्रेंड जो बोल रहा है कि मैंने टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है और मेरी एक्सपीरियंस है, जो सामने बैठा हुआ है वो एक कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिस नहीं है, डेंटल प्रैक्टिस नहीं है, बट आम जनता समझती ये है कि वो भी दांत बना रहे हैं और ये भी क्राउन एंड ब्रिज, ये भी डेंटल बना रहे हैं, डेंटल के डॉक्टर वो भी डेंटल के, लेकिन वो डिग्री को नहीं समझते। कितने सारे जनता वो समझती है कि मुझे वहां पे इतने देने पड़ रहे हैं और आपके पास इतने ज्यादा देने पड़ते हैं, तो मैं तो पुलिस को लेके आई। तो ये फर्क हो जाता है। तो उसमें फिर जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट होते हैं वो थोड़े से चैलेंज उनको मिलता है, या सपोर्ट सिस्टम भी, लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट सिस्टम भी उनको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम भी मिलना चाहिए। और जहां तक कि बाहर की बात है, बाहर फर्क वही होता है, अगर गवर्नमेंट में जाए तो गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट में होती है सैलरी, लेकिन फिर गवर्नमेंट में अदर इश्यूज आते हैं कि ज्यादा ब्रेक होते हैं, गैप्स होते हैं, छुट्टियां होती है जिसमें हम अपने और चैरिटेबल एक्टिविटीज कर सकते हैं, फ्री सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, और कल्चर लर्न करना है, और चीजें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स कर सकते हैं। तो ये होता है। तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि जो नए ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं उनको जॉब्स प्रोविजन मिले। ज्यादा सिचुएशन हो गई डेंटिस्ट की और जॉब्स थोड़ी सी कम है, अगर वो अपने प्राइवेट बोल रहे हैं, तो दूसरे भी हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, डेंटिस्ट हैं, वो कर रहे हैं, और उनकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में रेट्स अफेक्ट हो गए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल। आपने चैरिटी और ये चैरिटी की बात की, तो वहाँ पे भी सोशल सर्विस की बात की, वहाँ पे भी एक तरह से आपका क्या मोटिव रहा वो स्टार्ट करने का, और आपने बहुत सारी फ्री चैरिटी भी किए हैं, बहुत सारी डेंटल कैंप भी किए, तो उनके पीछे का क्या स्टोरी है? देखिए, बचपन से हम एजुकेशन में हमारा जो, जैसे कि नवयुग स्कूल में मैं
था, तो उसमें संस्कृत वहीं से स्टार्ट हुआ था, नवीक स्कूल से मेरे को। तो हम संस्कृत में सुभाषितानी पढ़ते थे। सुभाषितानी में यही था कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेत्ति, यह मेरा है वो पराया है। एत्ति गणना, ऐसी गिनतियां, लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम, बड़े हृदय वालों के लिए तू तो वसुधा एव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली। तो इसलिए अडेप्ट किया बाहर, और जब बाहर अडेप्ट किया तो फिर सॉरी मिस हो गया आपका क्वेश्चन, एक पॉइंट। जब ने आपने सोशल सर्विस स्टार्ट की, बहुत सारी ठीक है, तो उसके पीछे का क्या मोटिव, क्या कहानी रहा? तो फिर इसमें पूरे वर्ल्ड की फैमिली की तरह देखा, पूरे वर्ल्ड को फैमिली की तरह देखने का बैकग्राउंड वहीं से हो गया था। प्लस आपको मामा जी के बारे में बताया किस्सा, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। तो मामा जी से जब बातें होती थी, इंटरेक्शन, तो मानवता की सेवा, इंसान की सेवा करने की, ह्यूमैनिटी की सर्विसेज के लिए दिल धड़कता था। पेरेंट्स ने भी, मम्मी पापा ने, दादा दादी जी, नाना नानी जी, सब बेसिकली सब ने, जो जहाँ पे हम सराउंडिंग्स में थे, जो भी सारे थे, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी तरबियत, एजुकेशन इसमें, ओके। तो वहीं से एक तरह से अंदर ही ना, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली बन गया था ये, चैरिटी करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस के लिए। जब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गए, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में गए, वहां पे भी ऑर्फनेज थे, आर्य ऑर्फनेज, वहां पे दरियागंज में, और दरियागंज के एरिया बहुत सारे थे, वहां पे कुछ स्लम एरियाज थे, वहां पे यमुना रिवर बैंक के पास बहुत सारे थे, जो हम वीकेंड में जाके उनको सर्व करते थे, या ऑर्फनेज में जाके करते थे। प्रयास वहां पे सेंटर था, वहां पे प्रयास में जाके हम, एनजीओ था, वहां पे हम सर्व करते थे। और हमारे कम्युनिटी डेंटल सर्विसेज के जो प्रोफेसर पंकज गोयल जी थे, हमारे जो डीन, जो हेड ऑफ द विंग थे, अब वो बाद में डीन बन गए थे, बाद में वो वाइस चांसलर बन गए हैं। तो उन्होंने, प्रोफेसर महेश वर्मा जी, उन्होंने काफी प्रमोट किया था, और हमेशा हर साल वो डेंटल हेल्थ मेला करते थे। तो उसमें एक तरह से हम चैरिटी करते थे, फ्री सर्विसेज करते थे, गरीबों को बुला के वहां पे हर साल डेंटल हेल्थ मेला का प्रायोजन करते थे प्रोफेसर महेश वर्मा जी। तो उससे एक सबकॉन्शियस लेवल पे और कॉन्शियस लेवल पे ये रिदम बन गया कि मानवता की सेवा, और हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर जैसे बोलते हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो इसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है, कोई डिमार्केशन नहीं होता है कि ऐसा है, ओके। तो ये हो गया। और संस्कृत में वही है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग सुखी से रहे और सर्वे सन्तु निरामयाः, निरोग रहे सारे। तो निरोग रहने के लिए हमें, और सन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे लोग खुश रहे, तो उसके लिए भी हमें जितना चैरिटेबल एक्टिविटीज कर सकते हैं अच्छा होता है। प्लस मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी कुवैत सरकार ने, यहाँ पे बहुत अच्छे भाई लोग हैं, भाई बहनें मिले, अच्छे नए लोग, अच्छे शेख लोग मिले, अच्छे लजना मिले, ओके। काफी अच्छे भाई लोग मिले जो चैरिटीज में सदका बोलते हैं, अरेबिक में सदका, चैरिटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से काफी सपोर्ट मिला, टाइम था, सपोर्ट मिला, यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा था, सबने हेल्प किया, एक प्रॉपर चैनल दिया, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स दिए, वहां पे जाकर चैरिटी किया, एप्रिसिएशन मिली। मतलब कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट प्लेटफॉर्म मिला। और चैरिटी देखिए, किसी को देख के जो सुख मिलता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो इवन $1 मिलियन, मिलियन दिनार, मिलियन रुपी उसको कंपनसेट नहीं कर सकता है। तो ये सब मिला। तो इससे और भी अंदर से जो है ना, एक और जिज्ञासा बढ़ी, इंक्विजिटिवनेस बढ़ी, और एक और लगा कि डिटर्मिनेशन भी बढ़ गई कि हाँ, इसके ऊपर करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि कुवैत सरकार भी जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट फिलैंथ्रोपिक
एक्टिविटीज, फिलैंथ्रोपी के एक्टिविटीज में बहुत ऐसे ये काम करते रहे कुवैत सरकार। बहुत सारे यहाँ की जो हुकूमत है, सरकार जो है, ये बहुत सारे गरीब कंट्रीज की और भी कंट्रीज की, यहाँ तक कि जापान की भी, जब उनके ऐसे डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, उसमें सपोर्ट करती है। तो जब हम न्यूज़पेपर यहाँ के पढ़ते हैं, या जब हम यहाँ के न्यूज़ चैनल देखते हैं, या फिर हम यहाँ पे शेख लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, उन सब चीजों से काफी इंस्पिरेशन मिलती है और रोल मॉडल की तरह देखते हैं और गाइडेंस मिलती है। तो इससे लगता है इसी वजह से, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो प्रोटोकॉल है, उनसे भी मैंने बात की, उनसे परमिशन मिलती गई, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, छुट्टियां प्रॉपर देते गए। और उसी वजह से मैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनैलिटीज हैं, सीरियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेबनानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेबनीज, पैलेस्तीनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जॉर्डनी बोलते हैं, जॉर्डनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इजिप्शियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नेपालीज होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिलिपिनो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिलिपिनी जो होते हैं वो लोग, पाकिस्तानी भाई बहन, इंडियन तो है ही, नेपाली, बांग्लादेशी, ये सब हैं। इन सब की यहाँ पे सेवा करने का, खिदमत करने का मौका मिला, मदद करने का मौका मिला। और इंडोनेशियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया। इंडोनेशियन एम्बेसी ने, जब भी हम जाते हैं तो हमेशा मुझे इन्वाइट करते हैं, कोई स्पेशल फंक्शन होता है तो वहाँ पे डेंटल कैंप खोलते हैं, स्पेशल डेंटल स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे टॉक शो में बुलाते हैं। और टोयोटा जो है, यहाँ की टोयोटा शोरूम वाले हैं, टोयोटा वाले जो कंपनी है, वो लोग भी मुझे बुलाते हैं, उन्होंने भी स्टॉल लगाई है। और नेपाली एम्बेसी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। कितनी बार मैं नेपाल गया हूँ, 3-4 बार कम से कम, वहाँ पे जाके वहाँ के एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर, जब मैं पहली बार गया था 2016 लास्ट में, 2017 अर्ली में, 29 दिसंबर 2016 में, तो वहाँ पे माननीय जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और वहाँ पे कैंप लगाने में काफ़ी मदद किया। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है और सपोर्ट मिलता है, और उससे डिटर्मिनेशन भी बढ़ता है काफ़ी। तो यही सब शॉर्टकट में है और पूरे संसार की हेल्प करने का मौका मिलता है। तो नथिंग लाइक दैट, जो हमने बचपन से सीखा है, तो वो चीज़ दोबारा से रीइंफोर्स हो जाता है, दृढ़ वो हो जाती है, ठीक है ना। तो यही सब छोटी सी कहानी है। आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत सारे कंट्री में आपको सेवा करने का मौका मिला और आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब आप फ्यूचर की क्या प्लानिंग है और आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, किस टाइप से आप आगे सेवा करते हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, हमारी फ्यूचर जो एक हेल्थ प्रोफेशन से अगर पूछेंगे ना, तो हमेशा दे लव टू गिव टू द सोसाइटी। अब गिव करने के अलग अलग तरीके होते हैं देने के, ठीक है ना। तो या तो एजुकेशन में दें, पॉलिसी मेकिंग्स में दें, या फिर गांव में, राइट एट द विलेजेस, जहाँ पे, या पहाड़ों में, जैसे कि नेपाल में मैं गया था, पहाड़ों में, ऐसे एरियाज में, दूर दराज के एरिया में, त्रिपुरा में मैं गया था, नॉर्थ ईस्ट के, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरियाज में। काफ़ी अभी भी बुला रहे हैं लोग, लेकिन यही है कि थोड़ा सा अटक गए हैं, थोड़ा सा कोरोना की महामारी जो है पिछले साल से। वरना उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी परमिशन दे दिया था कि हर 3 हफ्ते वीकेंड में जाइए, सर्व करके आइए। नेपाल के जो हेल्थ मिनिस्टर पहले थे, माननीय श्री गगन थापा जी, उन्होंने भी इन्वाइट किया था बार बार और परमिशन था पूरा, लेकिन रुक जाना पड़ा। हमारे जो नोएडा के सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने, और उनकी जो टीम थी मैनेजमेंट, उन लोगों ने, माननीय जोशी जी, उन्होंने भी बुलाया था, लेकिन किसी वजह से हमें रुकना पड़ा, बिकॉज ये महामारी है और इसके हमें लॉ ऑफ द लैंड और लॉ ऑफ द इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम रुक गए, वरना हमारी तो ये मुसलसल, यानी लगातार यही हमारी एम रहेगी, गोल रहेगी कि वी सर्व द सोसाइटी। हम सोसाइटी में ग्रास रूट पे लेवल पे जाके, ग्रास रूट में, गाँव में, जहाँ पे जरूरत है, जो गरीब एरिया है, वहाँ पे जाए, सब एरिया में वहाँ पे जाके उनको सर्व करें, उनको अवेयरनेस कराएं। और फिर ये सब चीजें सोशल मीडिया में लगाने का ये होता है, नॉट टू शो बिज करने के लिए नहीं, नॉट फॉर शो बिज, नॉट फॉर मॉडलिंग, शो बिज मॉडलिंग के लिए नहीं है, जस्ट टू इंस्पायर मेनी पीपल। कि आप ध्यान करें कि आपने जो सर्टिफिकेट लिए हैं, हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट लिए हैं, ये सर्टिफिकेट हमने सर्विंग द ह्यूमैनिटी के लिए लिया है, ओके। ऑन द अदर हैंड,
ह्यूमैनिटी, इंसानियत को भी, इंसानों को भी देखना पड़ेगा, हमारे भाई बहन को भी देखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं होते हैं, डॉक्टर्स ह्यूमैनिटी को भी, मानवता को भी सर्व करते हैं, तो उनको भी डॉक्टर्स के साथ रूडली बिहेव नहीं करना पड़ेगा कि इतनी सारी चीजें, जैसे कि लेट से हमने दवाइयां दी, कुछ सर्जरीज की, तो उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो लंदन में भी, स्कॉटलैंड में भी हम बताते थे कंसेंट फॉर्म साइन करने से पहले। तो वो सब चीजें अगर गॉड फॉरबिड, नासमहल्ला, ईश्वर ना करे, अगर हो जाता है कुछ, तो उसमें एक इंसान जो डॉक्टर के रूप में उस समय है, इंसान की गलती नहीं होती, तो उसको, उसके ऊपर ये नहीं कि जैसे कि कुछ मॉब होते हैं, वो डॉक्टर्स को बुरा भला करते हैं, वहीं पे उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं या अलग अलग चीजें करते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि जो डॉक्टर है वो, उनकी एक लिमिटेशंस होती है और हर सर्जरी, हर मेडिसिन की भी साइड इफेक्ट होती है, तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस के लिए बेसिकली, और मैं चाहूंगा कि मैं आखिरी सांस तक ह्यूमैनिटी की हेल्प करूं, या फिर जो जनरेशंस आ रहे हैं उनको एजुकेशन के थ्रू, जो हमारे आगे के लिए मेडिसिन और डेंटिस्ट के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, काउंसिल ऑफ डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको डायरेक्शन दी, तो हम अलग अलग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कराएं, या अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो यूके में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हो, या अरबिक कंट्रीज में हो, गल्फ कंट्रीज में हो, तो उनसे उनको इंडियन को भी अवगत कराएं। और एक कोलैबोरेशन, आजकल जमाना है सिंगल वर्ल्ड का, कोलैबोरेशन का, और हमारी मेडिकल और डेंटल फील्ड जो है वो तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन में ही चलता है। तो मेरे ख्याल से होता है ना, इजीली ब्रोकन, आराम से टूट जाता है, 5 उंगली मुट्ठी बनती है, मुट्ठी को अच्छे इस्तेमाल के लिए यूनाइटेड वी राइज, हमें करना है, और राइज एंड शाइन लाइक ए डायमंड। तो ये एक तरह से हम सर्व कर सकते हैं, और आगे भी यही प्रयास रहेगा आखिरी सांस तक। बिल्कुल, वंडरफुल। और अभी जो लोग भी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या लर्निंग शेयर कीजिएगा जो आपका पूरा लाइफ का लर्निंग रहा हो, खास करके जब वो मेडिकल फील्ड और डेंटल फील्ड में आते हैं? देखिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो होता है ना, एक गुलाब का बिस्तर नहीं होता है, गुलाब के फूल के बिस्तर, और स्ट्रगल्स आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। जैसे कि आपने देखा है ईसीजी में अप एंड डाउन होता है, लेकिन जब ईसीजी फ्लैट होता है तो यानी कि डेड हो गया। तो अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, तो नो प्रॉब्लम, घबराइए मत, उसको टेक इट एज ए चैलेंज की तरह लें उसको, और उस चैलेंज को फेस करें, और क्या करें कि वही एक सिचुएशन होता है जब रियल टेस्ट ऑफ पेशेंस एंड कैरेक्टर, सब्र, धैर्य, धीरज का वही टेस्ट होता है, और कैरेक्टर का, जो आपका असली कैरेक्टर है, आप उस समय पे और मजबूत रहें, उस टाइम पे अपने आप को और ईश्वर से जोड़ लें, अपने नेचर से, पर्यावरण से, ईश्वर से, प्रकृति से जोड़ें, मजबूत बने। जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है, कलम, पेन ऑफ पावर ऑफ पेन, उसको उजागर करें, उसको इन्वोक करें, एंड गो बैक टू योर ड्राइंग, गो बैक टू योर लाइब्रेरीज लाइक हियर। यहाँ पे जैसे लाइब्रेरीज हैं, अपने लाइब्रेरीज में जाएं, अपने किताबों के बीच में जाएं, समुद्र मंथन करें, अमृत निकलेगा, टॉनिक निकलेगा। जस्ट अ पासिंग फेज, एक टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है। ओके, तो लगे रहें, बिकॉज हार्ड वर्क इज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट नेवर फेल्स। थोड़ी सी अप एंड डाउन होती हैं, बट अल्टीमेटली इट नेवर फेल्स। तो आप, क्योंकि आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, आप कंटिन्यूसली लगे रहेंगे तो कभी ना कभी उसका फल मीठा जरूर मिलेगा। ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय आने के लिए, और उम्मीद है कि आपका जो लाइफ का स्टोरी रहा है उनसे कुछ सीखने को मिला, और आपको शुभकामनाएं देते हैं और लाइफ के आगे। हर जी, आपका
बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके जो चैनल है, जो आपने जो अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है ह्यूमंस ऑफ बिहार और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और गुड लक एंड बेस्ट विशेस। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसका हम आंसर जान के उनका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।